Hello and welcome. This is part 1 of chapter 7 Environment and Natural Resources. इस वीडियो में हम चैप्टर 7 से रिलेटेड एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप अपने इस चैप्टर से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस टेस्ट को सबमिट करके आप अपने स्कोर भी जान सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कंसर्न विद. ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 ग्लोबल वार्मिंग, 2 ओजोन डिप्लेशन, 3 कल्टीवेशन इन किचन गार्डन या 4 इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किससे कंसर्न है ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है कि जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिस वजह से अर्थ हीट होती है. तो इस तरह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं ये गैसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन होल रेफर्स टू. ओजोन छिद्र से तात्पर्य है. ऑप्शन 1 रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर. समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी. ऑप्शन 2 रिडक्शन इन द ओजोन थिकनेस इन ट्रोपोस्फेयर. क्षोभ मंडल में ओजोन की मोटाई में कमी. ऑप्शन 3 होल इन द ओजोन लेयर्स इन स्ट्रेटोस्फेयर. समताप मंडल में ओजोन परतों में छेद. या 4 इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर. क्षोभ मंडल में ओजोन की एकाग्रता में वृद्धि. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. क्या अर्थ है ओजोन होल, ओजोन छिद्र से? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 होल इन द ओजोन लेयर्स इन स्ट्रेटोस्फेयर. ओजोन लेयर जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती हैं, लेकिन पॉल्यूशंस कुछ टाइप की गैसेस की वजह से, खासतौर पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है. इसमें होल देखा गया है जो कि खतरे की निशानी है संपूर्ण जीव जगत के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ. स्मॉग किसका एक संयोजन है? ऑप्शन 1 एयर एंड वाटर वेपर्स, हवा और भाप. ऑप्शन 2 वाटर एंड स्मोक, पानी और धुआं. ऑप्शन 3 फायर एंड वाटर, आग और पानी. या 4 स्मॉग एंड फॉग, धुआं और कोहरा. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसका कॉम्बिनेशन है स्मॉग. इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 स्मॉग एंड फॉग. स्मॉग इज एयर पॉल्यूशन जो कि विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है. स्मॉग जो कि कॉमनली कॉयल जलाने से होता है. तो स्मॉग एंड फॉग के कॉम्बिनेशन से स्मॉग बनता है, जो कि खास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मफुल रेज दैट आर ब्लॉक्ड बाय ओजोन लेयर इज. ओजोन परत द्वारा अवरुद्ध हानिकारक किरणें हैं. ऑप्शन 1 रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे. ऑप्शन 2 इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें. ऑप्शन 3 अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें. ऑप्शन 4 एक्सरे. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. कौन सी हार्मफुल रेज को ओजोन लेयर के द्वारा ब्लॉक किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 अल्ट्रावायलेट रेज, या हिंदी में कहेंगे पराबैंगनी किरणें, जिन्हें ओजोन लेयर के द्वारा रोका जाता है. तो इस तरह ओजोन लेयर इन खतरनाक रेज से हमें बचाती हैं. कौन सी? अल्ट्रावायलेट रेज से. लेकिन ओजोन लेयर में होल के कारण इन रेज की हम तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल द मेजर नेशंस अबाइड टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वाज बाय. क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार प्रमुख देश ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को किस वर्ष तक कम करेंगे? ऑप्शन 1 2008, ऑप्शन 2 2010, 3 2012 या 4 2018. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है.
किस ईयर तक ये लक्ष्य रखा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 2012। क्योटो प्रोटोकॉल जिसे दिसंबर 1997 को एडॉप्ट किया गया था, ये लागू हुआ था फरवरी 2005 को। इसमें 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के सामने ये लक्ष्य रखा गया था कि ये 2008 से 2012 तक कम से कम 5% इमिशंस रिड्यूस करेंगी। मतलब इंडस्ट्री से, व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन CO2 को वे 5% तक कम करेंगी। ये 2008 से 12 तक का फर्स्ट पीरियड था, जिसे बढ़ाकर सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2013 से 2020 तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल कॉमन एज। साझी संपदा का उदाहरण है। ऑप्शन 1 गैसोलाइन पम्प्स, 2 केंट्स ऑयल रिफाइनरीज, 3 द ओशन फ्लोर, या 4 चेन ऑफ होटल्स। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा वो एग्जाम्पल है जो ग्लोबल कॉमन के लिए है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 द ओशियन फ्लोर। ग्लोबल कॉमन जो कि नेशनल जुरिसडिक्शन के दायरे से बाहर आते हैं, जैसे कि हाई सीज या ओशियन, एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका एंड आउटर स्पेस, इन सभी पर किसी एक देश का हक नहीं है। इनका यूज सभी कंट्रीज मिलकर कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैसेज दैट द क्लब ऑफ रोम वाज ट्राइंग टू डिलीवर टू द वर्ल्ड इन 1972 वाज दैट। 1972 में क्लब ऑफ रोम दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि ऑप्शन 1 न्यूक्लियर पावर इज द आंसर टू द वर्ल्ड रिसोर्स लिमिटेशंस। परमाणु ऊर्जा दुनिया के संसाधन सीमाओं का जवाब है। ऑप्शन 2 ह्यूमन वर हेडिंग ऑन ए पाथ टू मासिव इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स एग्जॉस्शन। मानव बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षरण और संसाधन के खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। ऑप्शन 3 द डिक्लाइन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशंस विल अल्टीमेटली लीड टू द डिक्रीज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। वैश्विक आबादी में ह्रास अंततः पर्यावरणीय समस्याओं के कम होने का कारण बनेगी। या ऑप्शन 4 वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज आर डिमोनाइजिंग। दुनिया के प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 ह्यूमंस वर हेडिंग ऑन ए पाथ टू मासिव इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स एग्जॉस्शन। मानव बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षरण और संसाधन के खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। ये संदेश देने की कोशिश कर रहा था कौन? क्लब ऑफ रोम 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट ब्रॉट इनटू कॉमन यूजेज बाय। सतत विकास शब्द को पहले आम उपयोग में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन 1 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग। ऑप्शन 2 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन जून 1992। जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। या ऑप्शन 3 यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेस्ट सर्विस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के स्थायी प्रबंधन के संदर्भ में संयुक्त राज्य वन सेवा। या ऑप्शन 4 यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इन इट्स रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट में हमारा साझा भविष्य। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे पहले यूज किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसने 1987 में की अपनी रिपोर्ट में, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म का यूज किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोक्सीमेट फिगर ऑफ कार्बन इमिशंस ऑफ इंडिया बाय 2030 विल बी। वर्ष 2030 तक भारत के कार्बन उत्सर्जन का अनुमानित आंकड़ा होगा। ऑप्शन 1 0.8 टन पर कैपिटा, ऑप्शन 2 1.0 टन पर कैपिटा, ऑप्शन 3 1.2 टन पर कैपिटा या 4 1.6 टन पर कैपिटा। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। 2030 तक भारत का CO2 इमिशंस कितना हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 1.6 टन पर कैपिटा। इंडिया का कार्बन इमिशंस जो कि वर्ष 2000 में 0.9 टन पर कैपिटा था, ये बढ़कर 2030 तक 1.6 टन पर कैपिटा हो जाएगा। लेकिन ये फिर भी वर्ल्ड एवरेज से आधे से भी कम होगा। वर्ल्ड एवरेज 2000 में कितना था, ये था 3.8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन 1 1999, ऑप्शन 2 2003, 2001 या 4 2002। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब पास किया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 2001। ये इनेक्ट हुआ था 29 सितंबर 2001 को, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये लागू हुआ था 1 मार्च 2002 को। इस एक्ट के द्वारा ऐसे इक्विपमेंट्स एंड अप्लायंसेस के यूजेस पर जोर दिया गया था जो एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा देते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्रेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स इज। प्रगति जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करती है एवं जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना विकास का लक्ष्य पूरा करती है, उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन 1 द ट्रेजेडी ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, वैश्विक कॉमन्स की त्रासदी। ऑप्शन 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ऑप्शन 3 नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या 4 द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलप्ड नेशंस, विकसित राष्ट्रों की राजनीति। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या कहा जाएगा। ऐसा डेवलपमेंट जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता हो और भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता नहीं करता हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा हम जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल हमें नेक्स्ट जनरेशन, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए करना होगा। ऐसा डेवलपमेंट ही सही मायनों में डेवलपमेंट होगा जो कि एक टाइम पीरियड बाद रुकेगा नहीं बल्कि निरंतर जारी रहेगा। ये क्या होगा, सतत विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, अनवरत जैविक प्रदूषक। ऑप्शन 2 ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन 3 सब्सटेंसेज डेट डिप्लेट द ओजोन लेयर, ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थ। ऑप्शन 4 बायोसेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों की जैव विविधता। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या प्रोविजन था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सब्सटेंसेस डेट डिप्लेट द ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 का एक ग्लोबल एग्रीमेंट था, इसमें ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के संबंध में प्रोविज़न किए गए थे। इस प्रोटोकॉल पर 26 अगस्त 1987 को सिग्नेचर किए गए थे और ये 16 अगस्त 1989 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट टाइगर इज ए। प्रोजेक्ट टाइगर है एक। ऑप्शन 1 एड कैंपेन, विज्ञापन अभियान। ऑप्शन 2 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मूवमेंट, वन्यजीव संरक्षण आंदोलन। ऑप्शन 3 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। या ऑप्शन 4 प्राइवेट कंपनीज प्रोजेक्ट, निजी कंपनियों का एक प्रोजेक्ट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है प्रोजेक्ट टाइगर।
इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मूवमेंट। ये प्रोजेक्ट इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा 1973 में लॉन्च किया गया था, जो कि टाइगर्स के संरक्षण के लिए चलाया गया था। ये लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, पीएम इंदिरा गांधी की लीडरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटिंग टारगेट्स फॉर। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका लक्ष्य है ऑप्शन 1 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प इन प्रिजर्विंग इकोसिस्टम, ऑप्शन 2 कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम, ऑप्शन 3 डेवलपिंग कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, या ऑप्शन 4 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसके ऊपर ये टारगेट रखा गया है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने का, कम करने का, अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। क्योटो प्रोटोकॉल जिसे दिसंबर 1997 को अडॉप्ट किया गया था, ये लागू हुआ था फरवरी 2005 को। इसमें 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के सामने लक्ष्य रखा गया था कि 2008 से 2012 तक वे कम से कम 5% एमिशंस रिड्यूस करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ समिट ऑफ जून 1992 वाज हेल्ड इन। जून 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 रोरिमा इन ब्राज़ील, ऑप्शन 2 रियो ग्रांड डो सुल इन ब्राज़ील, ऑप्शन 3 रियो ग्रांड डो नॉर्ट ब्राज़ील, या ऑप्शन 4 रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। अर्थ समिट पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था 1992 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, ये हुई थी 3 जून से 14 जून 1992 में। कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। इस अर्थ समिट से 5 प्रिंसिपल्स सामने आए थे। पांचों देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहला था रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड था फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, थर्ड था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फोर्थ था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे शॉर्ट में UNFCCC भी कहा जाता है, और फिफ्थ था एजेंडा 21। एजेंडा 21 जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ब्लूप्रिंट माना जाता है। तो ये 5 प्रिंसिपल इस कॉन्फ्रेंस में सामने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 1990, ऑप्शन 2 1991, 3 1992, या 4 1993। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 1992। अभी भी हमने डिस्कस किया था कि जो 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, उसमें 5 प्रिंसिपल सामने आए थे, जिसमें से एक ये था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट में इसको कहेंगे UNFCCC। इसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। UNFCCC पर 154 स्टेट्स ने साइन किए थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बोन में, बोन जो कि जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड एट। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 ब्राज़ील, 2 अमेरिका, 3 फ्रांस, या 4 UK। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ब्राज़ील।
अभी भी हमने डिस्कस किया था अर्थ समिट, जिसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है। 1992 में ये समिट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन 1 1991, ऑप्शन 2 1987, 3 1980 या 4 1992। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब किए गए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 का एक ग्लोबल एग्रीमेंट था, इसमें ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के संबंध में प्रोविज़न किए गए थे। इस प्रोटोकॉल पर 26 अगस्त 1987 को सिग्नेचर किए गए थे और ये लागू हुआ था 16 अगस्त 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ऑप्शन 1 सल्फर एंड फास्फोरस, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑप्शन 4 क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किन केमिकल्स की वजह से एसिड रेन अम्ल वर्षा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 नाइट्रोजन एंड सल्फर। केमिकल रिएक्शंस की वजह से एयर में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है और इनकी क्वांटिटी जब एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़ जाती है तो ये वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके एसिड पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं, जिसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 1 5 मई, ऑप्शन 2 5 जून, 3 5 सितंबर या 4 5 अगस्त। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 5 जून। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की शुरुआत 1972 से यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट के फर्स्ट डे से इसकी शुरुआत की गई थी 1972 में। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।